उठाओ इसे और ठीक 10 मिनट में नीचे आओ, वरना मेरे गुस्से से तो तुम वाकिफ ही हो। हाशिम खानजादे की आवाज पूरी हवेली में गूंजी थी। रिदा ने लरसते हाथों से वो भारी भरकम जोड़ा उठाया। उसकी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। प्लीज दादा, अल्लाह के लिए ऐसा मत करें, मैं मर जाऊंगी। आदिल के बिना मेरा निकाह उसके साथ होना है, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? उसकी इल्तिजा पर हाशिम खानजादा का जबड़ा सख्ती से भींच गया। उसने आगे बढ़कर रिदा के जबड़े को अपनी गिरफ्त में लिया और गरा कर बोला, आदिल, वो आवारागर्द जिसके साथ तुम भाग के इस खानदान की पगड़ी उछालने वाली थी। खानजादों की बेटी किसी बाजारी लड़के के साथ नहीं जाएगी, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारा गला ही क्यों ना घोंटना पड़े। नीचे हाल में अफरा तफरी का आलम था। बीजी यानी हाशिम खानजादा की माँ अपनी तस्बीह पढ़ते हुए बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। ताईजान यानी रिदा की माँ परेशानी में टहल रही थी। जब से हाशिम के ताया का इंतकाल हुआ था, उस घर का सारा बोझ हाशिम के कंधों पर आ गया था। हाशिम के अपने वालिद का इंतकाल तो उसके बचपन में हो गया था। तब ताया जान ही उसे बाप बनकर पाला था, उसे कारोबार सिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि आज वो खानजादा स्टेट का तनहा वारिस और मुहाफिज था। हाशिम के दिल में अपने ताया जान के एहसानात का पहाड़ था और यही वजह थी कि वो उनकी बेटी रिदा को किसी भी कीमत पर रुसवा होते नहीं देख सकता था। बीजी, क्या ये लड़का पागल हो गया है? भला ऐसे भी कहीं निकाह होते हैं? ताई अम्मा ने परेशानी से कहा। बीजी ने ठंडी आ भरी। वो जानता है क्या कर रहा है कुलसुम भाभी। हाशिम फजूल में गुस्सा नहीं करता। जरूर रिदा ने कोई ऐसी लकीर पार की है जिसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रिदा का छोटा भाई बिलाल जब भी महज 13 साल का था, सोफे के कोने में दुबका अपनी बड़ी बहन की ऊंची आवाजें सुनकर सहम गया था। नौकर चाकर किचन के कोनों में दबी लफ्जों में सरगोशियां कर रहे थे। आज तो छोटे खान साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अल्लाह खैर ही करे। निकाह का वक्त आया तो माहौल की तलखी मजीद बढ़ गई। मौलवी साहब खामोशी से बैठे थे, उनके सामने कागजात पड़े थे। हाशिम सफेद शलवार कमीज में मलबूस, चेहरे पर स्पाट तासुरात लिए किसी संगमरमर के बुत की तरह खड़ा था। जब रिदा को जबरदस्ती नीचे लाया गया, उसकी आंखों में सूजी हुई थी और मुसलसल सरनफी में हिला रही थी। रिदा बीबी, क्या आपको हाशिम खानजादा वल्द? मौलवी साहब का जुमला भी अधूरा था कि रिदा जोर से चिल्लाई, नहीं, मुझे नहीं करना। हाशिम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर मेज पर रखा। उसकी आवाज में ऐसी बर्फ थी कि सबके खून मंजमद हो गए। दस्तखत करो रिदा, वरना कल तुम्हारे आदिल की लाश गंदे नाले से मिलेगी। बीबी जी ने हाशिम का हाथ थामने की कोशिश की। हाशिम पुत्र, ये क्या कर रहे हो? होश करो। मगर हाशिम ने किसी की ना सुनी। रिदा के लड़सते हाथों ने दस्तखत किए और उसी लम्हे हवेली के फानूस की रोशनी उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा महसूस हो रही थी। निकाह की फौरन बाद हाशिम उसे बाजू से पकड़कर ऊपर कमरे में ले आया। कमरा फूलों की बजाय हाशिम की नफरत से सजा हुआ था। उसने रिदा को बेड पर पटका और दरवाजा लॉक कर दिया। आज से तुम इस घर की मलका नहीं, मेरी कैदी हो, उसने अपनी घड़ी उतारते हुए सख्त लहजे में कहा। रिदा फर्श पर बैठकर रोने लगी। आपने मेरे अरमानों का खून किया है लाला, मैं आपसे नफरत करती हूँ, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। हाशिम उसके करीब झुका, उसकी आंखों में आंखें डाली और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सिर्फ दर्द था। भागोगी? इस हवेली के हर कोने में मेरे वफादार कुत्ते पहरा दे रहे हैं और तुम तो अब मेरी कानूनी मलकियत हो। जिस आदिल की ख्वाब देख रही हो वो तो तुम्हारे बाप की जायदाद में आंखें गाड़े बैठा है, उसकी तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। रिदा ने तड़प कर उसे देखा। झूठ बोल रहे आप, वो मुझसे मोहब्बत करता है। हाशिम ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। मोहब्बत? बहुत जल्द जब मैं तुम्हें हकीकत का आईना दिखाऊंगा तब तुम्हारी ये जबान गंग हो जाएगी। फिलहाल ये तुम्हारी नई जिंदगी की पहली रात है। इसे याद रखना कि खानजादा हाशिम अपनी चीज बांटता नहीं है और तुम मेरी सबसे कीमती और सबसे ज्यादा नफरत अंगेज चीज बन चुकी हो। रिदा की सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, जबकि हाशिम बालकनी में जाकर सिगरेट सुलगा चुका था।
अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। नाश्ते की मेज पर बीजी और दाई अम्मा मौजूद थी, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर कमरे में जाकर हाशिम या रिदा को बुलाए। बिलाल बार बार अपनी माँ से पूछ रहा था, अम्मी आप रो क्यों रही थी? क्या नाना ने इन्हें मारा है? कुलसूम बेगम के पास कोई जवाब न था। इतने में सीढ़ियों से हाशिम के बूटों की आवाज गूंजी। वो हमेशा की तरह कुल्फ लेके सफेद सूट में मलबूस बावकार मगर इंतहाई सख्त नजर आ रहा था। उसके पीछे रिदा थी, जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और उसकी चाल में एक अजीब सी शिकस्त खुर्दगी थी। मुराद, हाशिम ने अपने खास मुलाजिम को आवाज दी। मुराद फौरन हाजिर हुआ। जी खान साहब। हाशिम ने अपनी जीप की चाबियां उठाई और रिदा की तरफ देखकर कहा, प्यार हो जाओ, आज तो मैं तुम्हारी मोहब्बत का असल ठिकाना दिखाने ले जा रहा हूँ। बीजी ने टोका, हाशिम पुत्र नाश्ता तो कर लो, ये बच्ची कहाँ जाएगी? अभी तक डरी हुई है। हाशिम ने मुड़कर देखा, बीजी इसका इलाज सिर्फ सच्चाई है और आज मैं से वो करवा घूंट पिला कर रहूंगा ताकि उसके सर से बगावत का भूत उतर जाए। रिदा खामोशी से उसके पीछे चल दी। उसके दिल में अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद आदिल उसे बचा लेगा, मगर वो ये नहीं जानती थी कि हाशिम खानजादा जिस सच की तरफ उसे ले जा रहा था वो उसे जीते जी मार देने वाला था। गाड़ी हवेली के बड़ी गेट से बाहर निकली तो रिदा ने मुड़कर आखिरी बार अपनी आजादी के निशानों को देखा, जबकि हाशिम की गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजीद सख्त हो गई थी। गाड़ी की रफ्तार के साथ रिदा की दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी और वो बार बार बराबर में बैठे हाशिम खानजादा के पथरीले चेहरे को देख रही थी, जो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर इतनी सख्त थी कि उसकी पूरी सफेद पड़ रही थी। रिदा ने हिम्मत जमा करके पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? हाशिम लाल, मेरा मतलब है हाशिम साहब, क्या आप मुझे मारने का इरादा रखते हैं? हाशिम ने उसकी तरफ देखे बगैर सर लहजे में जवाब दिया, मरने के लिए जिगर चाहिए होता है रिदा, और तुम्हारा जिगर तो पहले ही किसी और के पास गिरवे पड़ा है। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे उस बुत का असल रूप दिखाने ले जा रहा हूँ जिसकी तुम पूजा करती हो। रिदा ने तड़प कर कहा, आदिल ऐसा नहीं है, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, आप सिर्फ अपनी अना की खातिर उसे बदनाम कर रहे हैं। हाशिम ने एक जोरदार ब्रेक लगाई और गाड़ी एक महंगी कैफे के सामने खड़ी कर दी। उसे रिदा की तरफ देखकर कहा, बाहर देखो, शीशे के उस पार वो तुम्हारा मसीहा बैठा है। रिदा ने कामती नजरों से शीशे के अंदर देखा, जहाँ आदिल एक नहायत मॉडर्न लड़की के साथ बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था और उसका हाथ उस लड़की के हाथ पर था। रिदा का जी चाहा कि उस जमीन में धंस जाए, मगर अगले लम्हे उसने खुद को संभाला और चले। ये आपकी चाल है हाशिम साहब, आपने यकीनन उसे पैसे देकर यहाँ बुलवाया होगा। ये लड़की आपकी भेजी हुई होगी। आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं ताकि आप मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सके। हाशिम ने गहरी सांस ली और कुर्सी की गुद से टेक लगाकर बोला, रिदा काश मैं इतना फारिग होता कि तुम्हारे उस आवारा महबूब के लिए इतने ड्रामे करता। वो लड़की शहर की सबसे बड़ी स्मगलर की बेटी है और आदिल पिछले 2 महीनों से उसे भी शादी के झांसे दे रहा है ताकि उसका बाप उसे दुबई में सेट कर दे। तुम तो बस उसके लिए एक बैकअप प्लान थी। अगर वहाँ बात न बनती तो खानजादों की बेटी को लेकर भागता और तुम्हारे मरहूम बाबा की जायदाद पर कब्जा करता। रिदा ने गुस्से से दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगी, मगर हाशिम ने उसका बाजू पकड़ लिया और कहा कि बेवकूफ मत बनो। अगर तुम अंदर गई तो तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा और तुम्हारी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। चलो यहाँ से। रिदा रोते हुए दोबारा सीट पर गिर गई और बुरे रात से उसने एक लफ्ज ना कहा। हवेली पहुंचते हुए सीधी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रात के पिछले पहर जब पूरी हवेली सो रही थी, रिदा ने चुपकर अपना पुराना फोन निकाला जो हाशिम की नजरों से बच गया था। उसने कामते हाथों से आदिल का नंबर मिलाया। आदिल ने दूसरे बेड पर फोन उठाया और बड़ी बेरुखी से बोला, अब क्यों फोन किया है तुमने? तुम तो हाशिम खानजादा की बेगम बन चुकी हो, अब क्या चाहती हो? रिदा ने सिसकियां लेते हुए कहा, आदिल मैं आज कैफे में थी, मैंने तुम्हें देखा, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? आदिल ने एक जोरदार कहका लगाया और बोला, देखो रिदा, तुम एक जज्बाती लड़की हो और मैं एक प्रैक्टिकल आदमी। हाशिम ने मुझे कल रात फोन करके 5 करोड़ ऑफर की थी कि तुमसे दूर रहूं और मैंने वो ऑफर कबूल कर ली क्योंकि तुम्हारे इससे मेरा पेट नहीं भरना था। अब बेहतर यही है कि तुम अपने सायाजाद भाई की खिदमत करो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो।
ردا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے لیے اس نے اپنے خاندان کی عزت داؤ پر لگائی تھی وہ اسے 5 کروڑ میں بیچ چکا تھا. اگلی صبح حویلی میں ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھی. بی جی نے خاص طور پر شہر سے بیوٹیشینز بلوائی تھی تاکہ ردا کو ایک روایتی دلہن کی طرح تیار کیا جا سکے. تائیمہ بار بار کچن کے چکر لگا رہی تھی جہاں درجنوں نوکر دیگیں چڑھانے میں مصروف تھے. ردا کے چھوٹے بھائی بلال نے آ کر بتایا کہ لالا نے گاؤں والوں کو بھی دعوت دی ہے اور شہر سے بھی بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. ردا خاموشی سے آئینہ دیکھ رہی تھی. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک جیتی جاگتی لاش ہے جسے زبردستی سجایا جا رہا ہے. جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو حال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. ہاشم سیاہ رنگی شیروانی میں ملبوس مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ردا کے لیے اب بھی وہی صدمہ آ رہی تھی. تقریب کے دوران ہاشم کی کزن زویا جو اس کی خالہ زاد تھی جو ہمیشہ سے ہاشم پر مرتی تھی ردا کے پاس آئی. زہریلی لہجے میں بولی, مبارک ہو ردا. سنا ہے نکاح کے وقت تم بہت رو رہی تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاشم تمہیں زبردستی اس بندھن میں جکڑا ہے؟ ویسے بھی ہاشم جیسے مرد کو تم جیسی ڈرپوک لڑکی نہیں بلکہ ایک مضبوط عورت چاہیے تھی. ردا نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا, زویا آپ اپنی فکر کریں. ہاشم اب میرا شوہر ہے اور خاندانوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر سنبھالنے آتے ہیں. زویا نے ایک معنی خیز مسکراہٹ دی اور چلی گئی. ردا کا پارا ہائی ہو چکا تھا. اسے لگا کہ ہاشم اسے سر کے سامنے ایک شوبیس کی طرح پیش کر رہا ہے. جب اسٹیج پر فوٹوگرافی ہو رہی تھی تو ردا نے جان بوجھ کر ہاشم کا ہاتھ جھٹک دیا اور اونچی آواز میں کہا, مجھے سب ڈرامہ بند کرنا ہے. ہاشم صاحب آپ سب کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ نے میرا سودا کیا ہے؟ مہمانوں کی نظریں ان پر جم گئی اور ایک پل کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی. ہاشم نے کمال ضبط سے کام لیا اور ردا کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ مضبوطی سے لپیٹ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور مسکرا کر مہمانوں سے مخاطب ہوا, میری بیگم تھوڑی تھک گئی ہے, آپ لوگ پلیز کھانے کا لطف اٹھائیں. اس نے ردا کی کان میں سرگوشی کی, اگر ایک لفظ مزید بولا تو میں یہی تمہاری زبان کھینچ لوں گا. یاد رکھنا ردا, یہ جشن میری ماں کی خواہش کا ہے. تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا. ردا کی ہمت جواب دے گئی اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی رہی مگر اس کے دل میں انتقام کی آگ ابھی بھی سلگ رہی تھی. ولیمے کے بعد جب رات کو وہ دونوں اکیلی ہوئے تو ہاشم نے اسے ایک فائل دی اور کہا, یہ لو تمہارے باپ کی گاؤں والی زمین جس کے حصے کے کاغذات جو تمہارے پیارے عادل نے میرے نام ٹرانسفر کرنے کا وعدہ کیا تھا. اگر میں اسے پیسے نہ دیتا. ردا نے وہ کاغذات دیکھے اور اسے اپنی حماقت پر رونا آ گیا. ہاشم نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا, کل سے تمہاری نئی ٹریننگ شروع ہوگی. تم اس حویلی کے آداب سیکھو گی اور اگر تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی جسے بی جے کا دل دکھے تو پھر تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں نے آج تک کسی کو نہیں دکھایا. ردا نے غصے سے گلدان دیوار پر دے مارا اور چلائی, میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ہاشم خان زادہ, آپ نے میری زندگی جہنم بنا دی. ہاشم نے مڑ کر دیکھا اور کہا, جہنم کا دروازہ تم نے خود کھولا تھا ردا. میں تو بس تمہیں جلنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر شاید تمہیں آگ ہی پسند ہے. وہ کمرے سے نکل گیا اور ردا فرش پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو رونے لگی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے زیادہ نفرت کرتی ہے, اس عادل سے جس نے اسے بیچا یا اس ہاشم سے جس نے اسے خریدا تھا. شادی اور ولیمے کے ہنگامے کے بعد جب مہمان رخصت ہوئے تو حویلی کے در و دیوار پر پھر سے وہی خاموشی چھا گئی. تائی جان نے ہاشم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہاشم پتر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ردا اتنی باغی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی سختی کی ہے؟ ہاشم نے تائی جان کے ہاتھ چومے اور کہا, فکر نہ کریں, میں سب سنبھال لوں گا. بس ردا کو تھوڑا وقت چاہیے حقیقت کو سمجھنے کے لیے. اسی دوران نوکروں نے آ کر خبر دی کہ پچھلے باغ میں کوئی مشکوک سرگرمی دیکھی گئی ہے. ہاشم نے فوراً مراد کو ساتھ لیا اور باہر کی طرف لپکا. وہاں اسے دیوار کے پاس ایک خط پڑا ملا جس پر ردا کا نام لکھا تھا. ہاشم نے وہ خط کھولا تو اس میں عادل کی تحریر تھی جس میں لکھا تھا, ردا ہمت مت ہارنا, میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ بنا رہا ہوں, بس کل رات کا انتظار کرنا. ہاشم کا خون کھول اٹھا تھا. اس نے وہ خط جیب میں ڈالا اور سیدھا ردا کے کمرے میں گیا جہاں وہ اپنے بھاری زیورات بکسوں میں بند کر رہی تھی. ہاشم نے وہ خط اس کے سامنے پھینکا اور کہا, تو یہ ہے تمہاری محبت کا اگلا باغ؟ ردا نے وہ خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی جسے ہاشم نے فوراً بھانپ لیا.
हाशिम ने घरा कर कहा कि अगर तुमने इस हवेली से कदम बाहर निकालने की कोशिश भी की तो याद रखना कि मिस आदिल के हाथ पांव काट कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। रिदा ने चैलेंज भरे लहजे में कहा, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे हाशिम खानजादा, मैं इस जहन्नम से निकल कर रहूंगी। हाशिम ने सच मुस्कुराहट दी और कमरे से बाहर निकलकर मुराद को हुक्म दिया कि आज रात से हवेली के चारों तरफ पहरा दुगना कर दिया जाए और किसी भी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत ना हो। रिदा सारी रात जागती रही और खिड़की से बाहर पहरेदारों की रोशनियों को देखती रही। उसे लग रहा था कि कल रात उसकी जिंदगी का फैसला कर देगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि हाशिम ने पहले ही उसके हर कदम को रोकने का जाल बिछाया हुआ था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हवेली में एक नई साजिश की बू आ रही थी। जोया ने रिदा के कमरे में जाकर उसे उकसाना शुरू कर दिया कि अगर तुम वाकई भागना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रिदा ने शक की नजर से उसे देखा, मगर भागने की तरफ इतनी ज्यादा थी कि उसने जोया की बात मानने का फैसला कर लिया। शाम होते ही हवेली में एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया। हाशिम जानबूझकर शहर के काम से बाहर चला गया ताकि रिदा को लगे कि रास्ता साफ है, मगर वो दरअसल छुपकर हवेली के मॉनिटरिंग रूम में बैठा और हरकत पर नजर रखे हुए था। रात के 12 बजे जब पहरेदारों की शिफ्ट बदल रही थी, रिदा ने काली चादर ओढ़ी और दबे पांव पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी जहाँ जोया ने से मिलने का वादा किया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे सामने आदिल की गाड़ी नजर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से गाड़ी की तरफ लपकी, मगर जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला उसकी होश उड़ गई, क्योंकि अंदर आदिल नहीं बल्कि हाशिम खानजादा बैठा उसका इंतजार कर रहा था। हाशिम ने लाइट जलाई और एक तमस्कुराना मुस्कुराहट के साथ कहा कि तू आ गई। तुम रिदा, मुझे मालूम था कि तुम अपनी फितरत से मजबूर होकर गद्दारी जरूर करोगी। अब देखो तुम्हारा वो आदिल कहाँ है। रिदा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जोया खड़ी हंस रही थी। रिदा को समझ आ गया कि उसे बुरी तरह फंसाया गया है। हाशिम गाड़ी से बाहर निकला और रिदा का बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसे अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई। उसने उसे घसीटते हुए हवेली के अंदर लाया और बीवी के सामने ला खड़ा किया जो वही हाल में मौजूद थी। हाशिम ने बुलंद आवाज में कहा कि बेजी देख ले अपनी लाडली बहू को, ये रात के अंधेरे में गैर मिट के साथ भागने जा रही थी। अब बताए मैं इसके साथ क्या सलूक करूं। रिदा की माँ कुलसूम बेगम धारे मार कर रोने लगी और रिदा के पाँव में गिर गई कि बेटा तूने हमारी सफेद चादर को मिट्टी में मिला दिया। रिदा खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी वहशत थी। हाशिम ने बीजी की तरफ देखा जिनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। हाशिम, इसे ले जाओ यहाँ से और इस काल कोठरी में बंद कर दो जहाँ हमारे खानदान की बागियों को रखा जाता है। जब तक उसका दिमाग ठिकाने नहीं आता उसे वहां से कोई नहीं निकालेगा। हाशिम ने रिदा को खींचा और हवेली की ज़ेर जमीन कमरों की तरफ ले गया जहाँ बरसों से अंधेरा था। रिदा ने कोई मज़ाहमत नहीं की क्योंकि उसका दिल अब पत्थर का हो चुका था। हाशिम ने उसे छोटे से कमरे में धक्का दिया और दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। रिदा ने दीवार से टेक लगाई और अंधेरे में घूरने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने जोया पर भरोसा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ हाशिम अपने कमरे में जाकर बेचैन टहल रहा था। उसे रिदा की इस हालत पर दुख भी था और गुस्सा भी, मगर वो जानता था कि अगर वो आज नरमी दिखाता तो कल पूरा खानदान उसे माफ नहीं करता। अभी वो इसी सोच में था कि उसे अपने फोन पर एक मैसेज मिला जो आदिल की तरफ से था। उसमें लिखा था कि हाशिम खानजादा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमने रिदा को तो रोक लिया मगर मेरे अगली बार को नहीं रोक पाओगे। हाशिम ने गुस्से से फोन दीवार पर दे मारा और उसे महसूस हुआ कि दुश्मन अब हवेली की दीवारों के बहुत करीब पहुंच चुका है। उसे अंदाजा नहीं था कि कल की सुबह हवेली में एक ऐसी खबर लाने वाली थी जो सबके पैरों तले से जमीन निकाल देने वाली थी। रिदा की माँ कुलसूम बेगम की हालत अचानक बिगड़ गई थी और वो बेहोश हो गई थी। पूरे घर में कोहराम मच गया। हाशिम भागा वो उनके कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है। हाशिम को एहसास हुआ कि उसकी और रिदा की जंग में बेगुनाह लोग पिस रहे हैं। उसने मुराद को हुक्म दिया कि रिदा को फौरन काल कोठरी से निकाला जाए और उसे उसकी माँ के पास लाया जाए। जब रिदा बदहवास हालत में अपनी माँ के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। रिदा ने हाशिम की तरफ नफरत से देखा और कहा, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी हाशिम।
हाशिम खामोश रहा क्योंकि वो जानता था कि उस वक्त उसका कुछ भी कहना आग पर तीर का काम करेगा। उसी लम्हे हवेली के बड़े गेट पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी और जब मुराद ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी, जिसके साथ आदिल भी मौजूद था और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। पुलिस अफसर ने हाशिम से कहा, हमें इत्तला मिली है कि आपने एक लड़की को जबरदस्ती अगवा करके यहाँ रखा हुआ है। हमें इस हवेली की तलाशी लेनी होगी। हाशिम के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदिल ने इतनी जल्दी ये चाल कैसे चली। हाशिम ने एक सर निगाह सामने खड़े पुलिस अफसर पर डाली और फिर उसके पीछे छुपे आदिल पर, जिसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट रिदा की बदकिस्मती का इश्तिहार थी। पुलिस अफसर ने दोबारा दोहराया कि खान साहब, शराफत इसी में है कि आप हमें हवेली की तलाशी लेने दें, वरना हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाशिम ने तंज से हंसते हुए अपने दोनों जेबों में हाथ डाले और कदम आगे बढ़ाकर आदिल के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसकी मर्दाना वजूहत और कदावर शख्सियत के सामने आदिल किसी भीगी बिल्ली की तरह पीछे हटा। हाशिम ने पुलिस अफसर से मुखातिब होकर कहा कि इंस्पेक्टर साहब, आप शायद भूल गए हैं कि खानजादा हवेली है, यहाँ की दीवारें भी कानून जानती हैं। आप जिस लड़की के अगवा की बात करें वो मेरी बदगुआ है। मेरा उससे निकाह हो चुका है और वो इस वक्त अपनी बीमार माँ के पास कमरे में मौजूद है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो निकाह को बुला लें या अपनी तसल्ली के लिए यहाँ के कागजात देख लें। आदिल ने फौरन मुदाखलत की और बोला, ये झूठ बोल रहा है सर। उसने रिदा को डरा धमका कर दस्तखत करवाए हैं। रिदा मुझसे प्यार करती है और वो यहाँ एक लम्हा नहीं रहना चाहती। हाशिम ने एकदम उठकर रिदा की तरफ देखा जो अपनी माँ के बेड के पास खड़ी थी और थर कांप रही थी। हाशिम ने ऊंची आवाज में रिदा को पुकारा, बेगम बाहर आओ और इंसान को बताओ कि क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हो। रिदा की कदम लड़खड़ा रही थी। जैसे बाहर निकली आदिल ने आगे बढ़कर कहा, रिदा डरो मत, मैं आ गया हूँ, चलो मेरे साथ, इन सबको बता दो कि यह हाशिम एक जालिम इंसान है। रिदा ने एक नजर हाशिम के संगलाक चेहरे पर डाली जहाँ गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी तहकीर थी। फिर उसने आदिल को देखा जिसे निजात दहिंदा लग रहा था, मगर उसी लम्हे हाशिम ने अपने फोन से ऑडियो प्ले की और उसका रुख पुलिस अफसर की तरफ कर दिया। हाशिम ने पुलिस अफसर से कहा कि अब बताएं इंस्पेक्टर साहब, अगवाकार कौन है? मुझे लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे या वो जो उसे 5 करोड़ में बेच रहा था? इंस्पेक्टर ने गुस्से से आदिल की तरफ देखा और उसका कॉलर पकड़ के उसे गाड़ी की तरफ घसीटा कि तुमने पुलिस का वक्त बर्बाद किया है, अब हवालात में चलकर हिसाब देना। आदिल चिल्लाता रहा कि ये ऑडियो झूठी है। रिदा मेरी बात सुनो, मगर हाशिम ने एक इशारे से गेट बंद करवा दिया। हवेली के सहन में अब सिर्फ हाशिम और रिदा रह गए थे। रिदा ने दीवार का सहारा लिया और वहीं ढेर हो गई। उसकी सिसकियां अब बैन में बदल रही थी कि हाशिम ने उसका बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि वो तड़प उठी। हाशिम ने घबरा कर कहा, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। रिदा, तुमने आज मेरी हवेली के दरवाजे पर पुलिस खड़ी कर दी, सिर्फ एक 2 टिके के इंसान के लिए जिसने तुम्हारी कीमत 5 करोड़ लगाई थी। रिदा ने रोते हुए कहा, मुझे मार दे हाशिम, बस मुझे मार दे, मैं जीने के काबिल नहीं रही। हाशिम ने उसे घसीटते हुए हवेली के तारीख हिस्से की तरफ ले जाना शुरू किया जहाँ नौकरानियां भी जाने से डरती थी। ये एक तहखाना था जिसका दरवाजा बरसों से नहीं खुला था। हाशिम ने भारी ताला खोला और रिदा को अंदर धक्का दे दिया। वहां सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जहाँ से चांद की मध्यम रोशनी आ रही थी। रिदा ने चीख कर कहा, लाला खुदा के लिए मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े, मुझे अंधेरे से डर लगता है। हाशिम ने दरवाजे की ओर से सर लहजे में कहा, डर तो तुम्हें इस वक्त लगना चाहिए था जब तुम अपनी इज्जत का सौदा कर रही थी। अब यहाँ रहो और अपनी औकात का हिसाब करो। जब तुम्हें तुम्हारे दिमाग से सादिल का भूत नहीं उतरता तो मैं अंधेरे की हकदार हूँ। उसे दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और रिदा की चीखें हवेली की दीवारों में दब कर रह गई। हाशिम बाहर निकला तो बीजी सामने खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हाशिम पुत्र, वो बच्ची है, इतनी बड़ी सजा मत दो उसे, कुछ हो गया तो तुम अपने ताया को क्या जवाब दोगे? हाशिम ने रुख मोड़ा और बोला, बीजी, ताया जान की रूह शर्मिंदा हो रही होगी उसकी हरकतों पर। उसे ये सबक मिलना जरूरी है कि खानजादा होना क्या होता है। रात गुजर रही थी और रिदा काल कोठी के कोने में दुबकी बैठी रही। उसे दीवारों पर साए नाचते हुए महसूस हो रहे थे।
اسے اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا جو بے ہوش پڑی تھی۔ اچانک اسے دروازے کے نیچے سے کسی نے کھانے کی پلیٹ سرکائی۔ ردا نے غصے سے وہ پلیٹ دیوار پر دے ماری اور چلائی کہ مجھے نہیں چاہیے تمہارا کھانا ہاشم خان زادہ، میں بھوکی مر جاؤں گی مگر تمہارے سامنے نہیں جھکوں گی۔ دوسری طرف ہاشم اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا لگاتار سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا، وہ بار بار نیچے تہخانے کی طرف دیکھتا جہاں مکمل خاموشی تھی۔ اسے مراد نے آ کر بتایا کہ خان صاحب کلثوم بیگم کو ہوش آ گیا ہے اور وہ ردا کو پکار رہی ہے۔ ہاشم نے مٹھیاں بھیج لی اور نیچے کی طرف بھاگا۔ اس نے تہخانے کا تالا کھولا تو دیکھا ردا بے سود فرش پر پڑی تھی اور اس کا بخار سے جسم تپ رہا تھا۔ ہاشم کا غصہ ایک لمحے میں پریشانی میں بدل گیا۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی طرف لانے لگا۔ ردا نے نیما آنکھوں سے اسے دیکھا اور وہ ہڑبڑائی کہ آپ بہت برے ہیں ہاشم جانا، آپ نے مجھے اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ ہاشم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور ڈاکٹر کو فون کرنے کا حکم دیا۔ کلثوم بیگم ردا کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ بیجی نے ہاشم کو ڈانٹا کہ دیکھ لیا اپنے غصے کا انجام، اب اگر اس بچی کو کچھ ہوا تو تم ذمہ دار ہوگی۔ ہاشم خاموشی سے ردا کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اسے ضرورت سے زیادہ سختی کر دی، مگر ردا کا دل اب بھی اس کے لیے نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے اسے تھوڑا ہوش آیا اس نے ہاشم کا ہاتھ جھٹک دیا اور دیوار کی طرف رک کر کے لیٹ گئی۔ ہاشم نے ٹھنڈی آ بھری اور کمرے سے باہر نکل گیا جہاں زویا کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاشم دیکھو اس لڑکی تمہاری زندگی کتنی مشکل بناتی ہے، تم چاہو تو اسے ابھی طلاق دے کر فارغ کر سکتے ہو۔ ہاشم نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، زویا ملک خان زادوں میں طلاق نہیں ہوتی اور ردا میری بیوی ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، تم اپنی حدود میں رہو تو بہتر ہے۔ زویا کا چہرہ فک ہو گیا، وہ وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ گزرے۔ ردا ٹھیک تو ہو گئی تھی مگر اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اپنی ماں کی خدمت کرتی اور سارا دن کھڑکی سے باہر ویران راستوں کو دیکھتی رہتی۔ ہاشم اسے کئی بار منانے کی کوشش کرتا مگر اسے دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیتی۔ ایک شام جب ہاشم نے اسے زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کی تو ردا نے پیالہ گرا دیا اور کہا، آپ مجھے جتنا چاہیں قید کر لیں مگر میرا دل کبھی نہیں جیت پائیں گے۔ ہاشم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ میں تمہارا دل جیتنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ردا، میں تو بس تمہیں اس زندگی سے بچانا چاہ رہا تھا جس میں تم خود گرنا چاہتی تھی۔ اب اگر تمہیں میری حفاظت قید لگتی ہے تو لگی رہے۔ ردا نے حقارت سے ہنس کر کہا، حفاظت ہی اپنی انا کی تسکین، آپ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ طاقتور ہیں۔ ہاشم نے اسے قریب کھینچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، طاقتور میں ہوں ردا اور یہ بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ ابھی ان کی بحث جاری تھی کہ باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ مراد ہامتا اندر آیا اور بولا، خان صاحب غضب ہو گیا، عادل کے آدمیوں نے ہماری فصلوں کو آگ لگا دی ہے۔ ہاشم نے ردا کو وہی چھوڑ کر باہر کی طرف لپکا۔ ردا کے دل میں پل کے لیے خوشی کی لہر دوڑی کہ شاید عادل اسے لینے آیا ہے، مگر اگلی لمحے اسے اپنی ماں اور بھائی کا خیال آیا جو اس وقت حویلی میں موجود تھے۔ وہ بھی بھاگتی بالکنی میں آئی جہاں اسے دور آ کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ ہاشم گیٹ پر کھڑا اپنے آدمیوں کو پوزیشن لینے کا کہہ رہا تھا۔ عادل کی آواز باہر سے گونجی، ہاشم خان زادہ باہر نکلو اور میری امانت میرے حوالے کر دو ورنہ میں اس حویلی کو راکھ کر ڈھیر بنا دوں گا۔ ہاشم نے ایک ہیکا لگایا اور بولا، امانت جو تم 5 کروڑ میں بیچ چکے تھے وہ میری عزت ہے اور خان زادہ اپنی عزت کے لیے جان دینا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی۔ لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ردا کا دل دہل گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ عادل اس محبت کا دعویٰ کرتا تھا وہ صرف تباہی لائی تھی، جبکہ ہاشم جس سے وہ نفرت کرتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل کر ان سب کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی جہاں بیجی اور کلثوم بیگم سجدے میں گری دعائیں مانگ رہی تھی۔ ردا نے ہاشم کو دیکھا جو گیٹ کے پیچھے چھپ کر جوابی لڑائی کر رہا تھا۔ اچانک ایک گولی ہاشم کے بازو کو چھو کر گزری اور وہ لڑکے آ گیا۔ ردا کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکلی اور وہ ہاشم کی طرف بھاگی۔ ہاشم نے اسے دیکھا اور چلایا، ردا پیچھے ہٹو، اندر جاؤ، پاگل مت بنو۔ مگر ردا نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے پاس پہنچ کر اسے سہارا دیا۔ ہاشم نے غصے اور حیرت سے اسے دیکھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ردا نے گرج کی آواز میں کہا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ہاشم نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تو اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا،
अब यकीन आया कि तुम्हारा वो आदिल क्या चीज है। रिदा ने रोते हुए सर हिलाया और हाशिम ने एक भरपूर वार करके आदिल के साथियों को पीछे धकेल दिया। आदिल वहां से भाग निकला, मगर ये दुश्मनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रात की सन्नाटे में जब हाशिम के जख्म पर पट्टी हो रही थी, रिदा ने पहली बार उसके सामने अपनी नजरें झुका दी। हाशिम ने उसे देखा और धीमे से पूछा कि अब भी भागना चाहती हो। रिदा ने खामोशी से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया, जो इस बात का एतराफ था कि अब उसकी मंजिल यही हवेली थी। मगर वो ये नहीं जानते थे कि हवेली के अंदर ही एक और दुश्मन मौजूद है जो उनकी इस नजदीकी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उनकी फूफो की बेटी जोया अंधेरे में खड़ी ये सब देख रही थी और उसकी आंखों में इंतकाम की एक नई चमक थी। उसने फोन निकाल के किसी को मैसेज किया कि अगला बार अब हवेली के अंदर से होगा, तैयार रहना। हवेली के बैरूनी गेट पर हुई जंग के बाद की खामोशी इस कदर पुरसरार थी कि परिंदों ने भी चहचहाना छोड़ दिया था। हाशिम खानजादा अपनी नक में बाजू को थामे कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ रिदा पहले से मौजूद थी और उसके हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। हाशिम ने कुर्सी पर बैठते एक लंबा सांस लिया और रिदा की तरफ देखा, जो अभी तक सदमे की हालत में दीवार से लगी खड़ी थी। हाशिम ने मेज में रखा अपना फोन उठाया और रिदा को मुखातिब करते हुए कहा, इधर आओ रिदा, मेरे पास आओ। रिदा ने दरसते कदमों से फासला तय किया और हाशिम के सामने खड़ी हो गई। हाशिम ने फोन की स्क्रीन रोशन की और एक ऑडियो फाइल प्ले कर दी। कमरे में आदिल की आवाज गूंजी, जो नहायत बेशर्मी से हाशिम के किसी आदमी से कह रहा था, देखो भाई, मुझे रिदा से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस एक रास्ता है खानजादों की जायदाद तक पहुंचने का। अगर हाशिम मुझे 5 करोड़ रुपए नकद दो और शहर वाला वो प्लॉट दे दे, तो मैं अभी इसी वक्त रिदा के नाम का कॉलर उतार फेंकूंगा और उसे कहूँ कि वो उसे निकाह कर ले या उसे गोली मार दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा हिस्सा मुझे मिल जाना चाहिए। रिदा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और चलाई कि नहीं, ये झूठ है, ये आदिल की आवाज नहीं हो सकती, आपने किसी से नकल करवाई है। हाशिम ने फोन बंद किया और अपनी कुर्सी से उठकर रिदा के बिल्कुल करीब आ गया। उसने रिदा के दोनों शानों को अपने मजबूत गिरफ्त में लिया और सर जोड़ते हुए बोला, कब तक रिदा, कब तक तुम इस रीत की गिरोदरी को महल समझती रहोगी? ये वही शख्स है जिसके लिए तुमने अपनी माँ को जीते जी मार दिया, अपने भाई को सहमने पर मजबूर कर दिया और मुझे अपना दुश्मन बना लिया। देखो उसे और पहचानो उसकी हकीकत को। रिदा फर्श पर ढेर हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका वो मान, वो गरूर और वो प्यार जिस पर से नाज था, वो एक लंबी में मिट्टी का ढेर बन चुका था। वो बार बार अपने सर को पीट रही थी कि मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती हूँ, मैंने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जिसने मेरी कीमत लगा दी। हाशिम ने जब उसे इस कदर टूटते देखा तो उसके दिल में कहीं गहराई में छुपी वो मोहब्बत जाग उठी जिसने बरसों से गुस्से और रोब के पीछे छुपा रखी थी। वो घुट्टों के बल रिदा के पास बैठा और बहुत नरमी से उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसने धीमे लहजे में कहा कि रिदा, बस करो, आप खुद को अजियत मत दो, जो हुआ वो एक बेहाना ख्वाब था, अब तुम महफूज हो। रिदा ने आंसुओं से भरी आंखों से हाशिम को देखा और पूछा, क्या आपने मुझसे निकाह क्यों किया हाशिम? आप तो मुझसे नफरत करते थे ना, आप तो मुझे सजा देना चाहते थे। हाशिम ने एक लंबी आह भरी और खिड़की की तरफ देखने लगा, जहां चांद की रोशनी हवेली के सहन को मुनव्वर कर रही थी। उसने कहा कि काश मैं तुमसे नफरत कर पाता रिदा। जिसने ताया जान है तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, उसने भी मैंने अहद किया था कि मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, मगर तुमने तो मेरी गैरत को चैलेंज कर दिया था। मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं था कि तुम आदिल को पसंद करती हो, गुस्सा इस बात पर था कि तुमने कैसे घटिया इंसान का इंतखाब किया जो तुम्हारे पैरों की धूप के बराबर भी नहीं था। मैंने तुम्हें कैद इसलिए नहीं किया कि मैं जालिम हूँ, बल्कि इसलिए किया कि तुम खुद को इस आग में ना झोंक दो जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रिदा ने पहली बार हाशिम की आवाज में वो लर्जिश महसूस की जो सिर्फ मोहब्बत करने वालों की आवाज में होती है। उसे एहसास हुआ कि जिसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन समझती रही, वो दरअसल उसका वाहिद मुहाफिज था। इस दौरान बीजी कमरे में दाखिल हुई, उनके हाथ में दवा का प्याला था। उन्हें दोनों के साल में देखा तो उनकी आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने रिदा के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, हाशिम ने जो कुछ भी किया उस घर की लाज रखने के लिए किया। उसके ताया जान की वसीयत थी कि तुम दोनों एक हो जाओ, मगर हमने सोचा था कि तुम्हारी मर्जी शामिल होगी,
लेकिन तुम्हारी नादानी ने आशिफ को इस वक्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। रिदा ने बीजी के सीने से लगकर माफी मांगी। बीजी, मुझे माफ कर दे, मैंने आप सबका सच झुका दिया। बीजी ने उसे दिलासा दिया और हाशिम से कहा कि पुत्र, अब इसका जख्म हरा है, इसे थोड़ा वक्त दो। हाशिम कमरे से बाहर निकल गया, मगर उसके कदमों में अब वो पहली वाली सख्ती नहीं थी। वो सीधा हवेली की छत पर चला गया जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। उसे मुराद की आवाज सुनाई दी जो पीछे खड़ा था। मुराद ने कहा कि खान साहब, आदिल का भाग्य है, मगर जोया भी की अभी भी किसी से फोन पर बात कर रही थी और कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हाशिम ने मुड़कर देखा और कहा कि जोया पर नजर रखो। मुराद, वो इस घर की किसी फिसाद के लिए आई है, जो कि पढ़ाई का सिर्फ बहाना है। इसके इरादे दुश्मनों से कम नहीं है। हाशिम को रिदा की फिक्र सता रही थी। उसे डर था कि कहीं सलमा से ज़हनी तौर पर बीमार ना कर दे। अगले दिन रिदा सारा दिन अपने कमरे में बंद रही। उसने ना कुछ खाया और ना किसी से बात की। कलसूम बेगम की तबीयत अब बेहतर थी। वो रिदा के पास आई, उसे प्यार से समझाया कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती रिदा, अल्लाह ने तुम्हें एक नया मौका दिया है। हाशिम जैसा जीवन साथी किस्मत वालों को मिलता है, जो बीवी की खताओं को पर्दों में रख के उसे दुनिया के सामने बाइज्जत रखता है। रिदा ने अपनी माँ की गोद में सर रखा और कहा कि अम्मी, क्या वो मुझे कभी माफ कर पाएंगी? क्या मैं उनकी नजरों में दोबारा वो इज्जत पा सकूंगी जो एक बीवी की होती है? कलसूम बेगम ने मुस्कुराकर कहा, मर्द का दिल औरत की मोहब्बत और सच्चाई से जीता है। तुम बस अपनी नीयत साफ रखो, सब ठीक हो जाएगा। शाम को जब हाशिम काम से वापस आया तो उसे देखा रिदा बाबाजी खाने में बीजी के साथ काम कर रही थी। हाशिम को देखकर वो एक पल के लिए टिटकी, मगर फिर उसने नजरें झुका ली। हाशिम ने महसूस किया कि हवेली की फिजा बदल रही थी। गुस्से की जगह एक अनकही हमदर्दी ने ले ली थी। रात को जब हाशिम कमरे में आया तो उसने देखा कि रिदा ने उसके लिए बिस्तर लगा दिया था और साइड टेबल पर पानी का गिलास रखा था। हाशिम ने उसे देखा और कहा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी आराम करो। रिदा ने धीमे से कहा, मुझे अच्छा लग रहा है ये सब करके। हाशिम साहब, मैंने आपका बहुत दिल दुखा है। हाशिम ने उसे करीब बुलाया और कहा कि मेरा नाम लेने में इतनी झिझक क्यों है? हाशिम कहो, साहब कहने की जरूरत नहीं है। रिदा के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी हयामेज़ मुस्कुराहट है। हाशिम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं रिदा, मगर उसके लिए तुम्हें माजी के हर साए को अपने दिल से निकालना होगा। रिदा ने पुख्तगी से कहा कि वो साए तो उसी दिन मर गए थे जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी। अब मेरे पास सिर्फ आप है और ये हवेली। हाशिम ने उसे अपने हिसार में लिया और रिदा को पहली बार उसके सीने में छुपी वो तड़प महसूस हुई जो बरसों से उसके लिए थी। मगर अभी वो सुकून को महसूस कर रही थी कि हवेली के निचले हिस्से से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हाशिम ने फौरन रिदा को पीछे किया। बाहर से मुलाजमों की चीखने की आवाजें आ रही थी। हाशिम नीचे भागा तो देखा कि स्टोर रूम में आग लगी हुई थी और जोया वहां खड़ी थी। हाशिम ने चिल्लाया, जोया, ये क्या पागलपन है? जोया ने दीवाना भर लहजे में कहा कि अगर हाशिम मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। मैं इस हवेली को राख बना दूंगी जिसमें तुम दोनों खुश रहने के ख्वाब देख रहे हो। आग तेजी से फैल रही थी और रिदा ऊपर कमरे में अकेली थी। हाशिम को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले आग बुझाए या रिदा को बचाए। उसे महसूस हुआ कि दुश्मन अब घर के अंदर से वार कर चुका था और ये आग सिर्फ लकड़ियों को नहीं बल्कि उनकी नई बनने वाले रिश्तों को भी अपनी लपेट में लेने वाली थी। हाशिम ने कंबल उठाया और छलांग लगा दी ताकि वो ऊपर पहुंच सके जहाँ रिदा धुएं की वजह से बेहोश हो रही थी। हाशिम ने जैसे देखती शुरू को चीरती ऊपर के कमरे का रुख किया। उसका पूरा वजूद पसीने और धुएं से शराबूर था। कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ तो रिदा फर्श में बेसुध पड़ी थी। धुएं की शिद्दत ने उसकी आवाज छीन लिए थे। हाशिम ने लपक कर उसे अपनी बाहों में भरा और किसी जख्मी शेर की तरह धारते मुलाजमों को रास्ता साफ करने का हुक्म दिया। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन उस रात की होलाकी और फिर अचानक शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने रिदा के निडाल जिस्म पर काली जरूर लगाई। सदमा पहले ही बहुत बड़ा था और अब बारिश में भीगने और धूमी के असर से रिदा को तेज बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया। हाशिम ने इसे बेड पर लिटाया खुद उसके पास बैठ गया। उसके चेहरे पर मौजूद वो रवायती सख्तियां मिट चुकी थी। उसकी जगह एक अनजानी बेचैनी ने ले ली थी। वो खुद अपने हाथों से ठंडे पानी की पट्टियां रिदा के माथे पर रख रहा था और बार बार डॉक्टर को फोन करके जल्दी पहुंचने की ताकीद कर रहा था। मुराद और हवेली के दीगर नौकर ये मंजर देखकर हैरान थे कि आशा खानजादा जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज एक लड़की की तीमारदारी में अपनी नींदें हराम किए हुए था।
बीजी कमरे में दाखिल हुई और हाशिम के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से बोली कि हाशिम पुत्र, आराम कर लो थोड़ी देर, हम यही यहाँ, तुम थक गए होगे। हाशिम ने सर उठाकर बीजी को देखा, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने कहा, नहीं बीजी, जब तक इसे होश नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरी वजह से इस हाल में, अगर मैं इसे उस रात तय खाने में ना भेजता तो शायद आज इतनी कमजोर ना होती। बीजी ने कुर्सी खींची और उसके पास बैठकर शफकत से बोली कि पुत्र देखो, औरत का दिल एक शीशे की मानत होता है, तुमने इसे सख्ती से तोड़ तो दिया, अब इसे प्यार से जोड़ना सीखो। इसे डराकर तुम इसका जिस्म तो पा सकते हो, लेकिन रूह जीतने के लिए तुम्हें हाशिम खानजादा नहीं बल्कि सिर्फ हाशिम बनना होगा। याद रखना, औरत को जोर से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और मान से जीता जाता है। हाशिम ने खामोशी से बीजी की बात सुनी और रिदा का हाथ अपने हाथ में ले लिया, जिसका बुखार अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। अभी रिदा की तबीयत समझ रही थी कि हवेली पर एक नई आफत टूट पड़ी। आदिल के वालिद, जो हाशिम के पुराने कारोबारी हरीफ थे, उन्होंने उस निकाह को अगवा करम देकर कानूनी चाराजोई शुरू कर दी और हवेली के बाहर अपने गुंडों के साथ आदम के हाशिम के फूफूजाद भाई और खानदान के दीगर मर्द बैठक में जमा थे, जहां हाशिम की तस्दीक की जा रही थी। फूफूजादों ने कहा कि हाशिम, तुम्हारी जिद्दी की वजह से आज पूरे खानदान की जग हसाई हो रही है। इस लड़की को तलाक दो और घर से निकालो, ये मनहूस है। जब से जवान हुई है हवेली का सुकून बर्बाद हो गया है। हाशिम ने एक जोरदार ठोकर मेज पर मारी और खड़ा हो गया। उसने गरीबदार आवाज में कहा, खबरदार, जो किसी ने रिदा के बारे में एक लफ्ज में गलत निकाला, वो मेरी बीवी है और इस घर की इज्जत है। जो इसकी तरफ उंगली उठाएगा वो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिदा जो दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही हाशिम जिसे कैदी कहता था आज सबके सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा था। अचानक बाहर से धमाके की आवाज आई। आदिल के वालिद के आदमियों ने हवेली पर हमला कर दिया था। हाशिम पूरी तैयारी से बाहर निकला और जवाबी जंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली हाशिम के बाएं कंधे को चीरती निकल गई। हाशिम लड़खड़ा कर गिरा तो रिदा ने तमाम डर और खौफ पीछे छोड़ दिया। वो भागती शहर में आई और हाशिम को सहारा देकर अंदर लाने लगी। हाशिम ने दर्द से कराते हुए कहा कि तुम पागल हो गए रिदा, अंदर जाओ, कुछ हो जाएगा। रिदा ने रोते हुए कहा, लग जाने थे मुझे, अगर कुछ आपको हो गया तो मेरा कौन है इस दुनिया में। हाशिम ने पहली बार रिदा की आंखों में अपनी तरफ देखी, जिसका हमेशा से आरज़ूमंद था। हमले को नाकाम बना दिया गया और हमलावर भाग खड़े हुए, लेकिन हाशिम का जख्म गहरा था। रिदा ने अपने हाथों से हाशिम के जख्म को साफ किया और उसकी पट्टी की। हाशिम से देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या आज तो तुम बड़ी बहादुर बन रही हो। रिदा ने नजरें झुका ली और दबी आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत दुख दी है। मैं समझती थी कि आप मेरे दुश्मन है, लेकिन आप तो मेरे मुहाफिज निकले। हाशिम ने इसका हाथ थाम लिया और कहा कि दुश्मनी तो मैंने कभी की ही नहीं थी। रिदा, बस तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता था। अब हवेली की फिजा बदल चुकी थी, तंगियां कम हो रही थी और दोनों के दरमियान एक खामोश मोहब्बत जन्म दे रही थी। हाशिम अब अक्सर रिदा के पास बैठता से अपनी बातें सुनाता और रिदा भी अब उसे साहब कहने की बजाय हाशिम कहकर पुकारने लगी थी। मगर ये सुकून जोया को एक आंख न भाया। उसने एक आखिरी और खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। एक शाम जब हाशिम हवेली में नहीं था, जोया रिदा के कमरे में आई और उसके सामने चंद पुराने खतूत फेंक दिए। ये वही खत थे जो आदिल ने रिदा को लिखे थे, मगर जोया ने उनमें रद्द-बदल करके ये तासर दिया कि हाशिम ने आदिल को सब सिखाया था ताकि वो रिदा को बदनाम करके उससे शादी कर सके। जोया ने जहरीली लहजे में कहा कि रिदा, तुम कितनी सादा हो। हाशिम ने खुद ये सारा ड्रामा रचाया था ताकि ताजवान की जायदाद हथिया सके और तुम उसे अपने मसीहा समझ रहे हो। रिदा ने खतूत उठाया, उनकी तहरीर देखकर उसका सर चकराने लगा। उसे लगा जैसे उसका भरोसा एक बार फिर टूट गया है। इसी लम्हे हाशिम कमरे में दाखिल हुआ। उसने रिदा के हाथ में खत देखे और जोया की फातहाना मुस्कुराहट तो उसे सब समझ आ गया कि यहाँ क्या खेल खेला गया है। हाशिम ने गुस्से से जोया का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर निकालने लगा, लेकिन रिदा ने पीछे से चिल्लाकर कहा कि रुक जाए। हाशिम, क्या ये सच है? क्या आपने भी जज्बात के साथ खेला? हाशिम मुड़ा और उसकी आंखों में दुख की एक लहर टूटी। उसने कहा कि रिदा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इतना गिर सकता हूँ? रिदा ने वो खत हवा में लहराया और कहा कि ये तहरीर तो आपके खास आदमी की है, फिर मैं किस पर यकीन करूं? हाशिम ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर सर लहजे में कहा, अगर तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर मेरा यहाँ रुकना फजूल है। वो मुड़ा और हवेली से बाहर निकल गया। रिदा वहीं बैठ कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है।
जोया ने धीरे मुस्कुराते अपने फोन पर मैसेज किया कि काम हो गया है, अब अगला कदम उठाओ। आदिल के वालिद ने भी एक नया मुहाज खोल लिया था। उन्होंने हाशिम पर जमीनों की खबन का इल्जाम लगाकर पुलिस को हवेली भेज दिया था। हाशिम को गिरफ्तार कर लिया गया और हवेली में कहराम मच गया। रिदा को अब एहसास हुआ कि हाशिम के बगैर ये हवेली एक कब्रिस्तान की मानद है। उसने फैसला किया कि हाशिम को बचाएगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो सीधी बीजी के पास गई और कहा कि बीजी मुझे बताए मैं हाशिम को कैसे बचा सकती हूँ। बीजी ने उसे एक पुरानी चाबी दी और कहा कि उसने चोरी की है, जहाँ फयाजान के असल कागजात रखे, अगर वो मिल जाए तो हाशिम बेगुनाह साबित हो जाएगा। रिदा ने कागजात ढूंढने शुरू किए तो उसे वहां एक ऐसी डायरी मिली जिससे जोया की माँ और आदिल के वालिद की गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया। रिदा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे पता चला कि जोया की माँ ही दरअसल आदिल के वालिद से मिली हुई थी ताकि हाशिम को बर्बाद करके जायदाद हासिल कर सके। रिदा ने वो डायरी उठाई और सीधी थाने पहुंच गई, जहां हाशिम सलाखों के पीछे खामोश बैठा था। रिदा ने इंस्पेक्टर को तमाम सबूत दिखाया और हाशिम की रिहाई मुमकिन बनाई। जब हाशिम बाहर आया तो उसने रिदा को देखा जो धूप में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। हाशिम ने उसके करीब आकर कहा कि तुमने मेरी मदद क्यों की। रिदा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा क्योंकि आप मेरी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत को नीलाम होते हुए नहीं देख सकती। हाशिम ने उसे गले से निकाल लिया और हवेली की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में आदिल के आदमी ने उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया। इस बार आदिल खुद वहां मौजूद था और उसके हाथ में एक बड़ा हैंड ग्रेनेड था। उसने कहा कि हाशिम खानजादा अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, अब तुम दोनों इस गाड़ी समेत उड़ जाओगे। रिदा ने हाशिम का हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा अगर मरना ही है तो साथ मरेंगे। हाशिम ने एकदम गाड़ी का गियर बदला और एक ऐसी खतरनाक मोड़ काटी कि आदिल की गाड़ी खाई में जा गिरी। लेकिन इसके अफरा तफरी में हाशिम का कंट्रोल भी गाड़ी से निकल गया और उनकी गाड़ी बड़े दरख्त से जा टकराई। रिदा का सिर डैशबोर्ड से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे आखिरी आवाज हाशिम की सुनाई दी जो उसे पुकार रहा था, रिदा होश करो, रिदा हमें कुछ नहीं होगा। गाड़ी के हादसे के बाद जब फिजा में धुएं की बू फैली हुई थी, हाशिम ने अपने माथे से बहते खून की परवाह किए बगैर पूरी कुव्वत से दरवाजा खोला और रिदा को बाहों में भरकर बाहर निकाला। रिदा होश में तो थी मगर उसका जिस्म लड़सा रहा था। हाशिम उसे एक महफूज जगह बिठाया और मुड़कर देखा तो आदिल अपनी तबाशुदा गाड़ी से बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर वहशत थी और अब वो किसी पागल कुत्ते की तरह धाड़ा था। उसने निशाना रिदा की तरफ ताना और चलाया कि हाशिम खानजादा पीछे हट जाओ वरना मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद किया, मैं तुम्हारी खुशी बर्बाद करूंगा। रिदा ने हाशिम का हाथ झटक दिया और खुद आगे बढ़कर आदिल के सामने खड़ी हो गई। हाशिम इसे रोकना चाहा मगर रिदा की आंखों में वजन था जो हाशिम ने पहले कभी नहीं देखा था। रिदा ने आदिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मुझे क्या मारोगे आदिल, तुम तो खुद एक जिंदा लाश हो। तुमने मोहब्बत का नाम बदनाम किया। मैं तुम्हारी एक जायदाद का टुकड़ा थी ना, तो सुनो, अब मैं खानजादा हाशिम की बीवी हूँ और इस हवेली की इज्जत हूँ। तुम्हारी औकात मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। आदिल ने गुस्से से गाली दी और जैसे ही ट्रैक्टर दबाने लगा, रिदा ने एक भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उस थप्पड़ की गूंज सुनसान सड़क पर किसी धमाके से कम नहीं थी। उसी लम्हे दूर से पुलिस की गाड़ियों की सायरन सुनाई थी। हाशिम ने लपक कर आदिल को दबोच लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने आकर आदिल को हथकड़ियां लगाई। इंस्पेक्टर ने हाशिम से कहा कि खान साहब आपकी दी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग और जोया के एतराफी बयान ने काम तमाम कर दिया है, आदिल अब कभी बाहर नहीं आ सकेगा। हाशिम ने हैरत से पूछा कि जोया का एतराफी बयान। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर हवेली के वफादार मुलाजिम मुराद की तरफ इशारा किया जिसने जोया की तमाम साजिशें रिकॉर्ड कर ली थी। हवेली पहुंचते मंजर बदल चुका था। जोया को हवेली के सहन में बीजी के सामने खड़ा किया गया था। बीजी की आंखों में गुस्सा और दुख था। उन्होंने जोया से कहा कि हमने तुम्हें बेटी बनाकर रखा था और तुमने उसे थाली में छीन किया जिसमें खाया। जोया रोते हाशिम के पाँव में गिर गई कि हाशिम मुझे माफ कर दे, मैं आपसे मोहब्बत करती थी इसलिए सब किया। हाशिम ने कारे से उसे देखा और कहा कि मोहब्बत में कुर्बानी होती है जोया, साजिश नहीं। आज से तुम इस हवेली के लिए मर चुकी हो। अपनी माँ को साथ लो और अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जोया और उसकी माँ तस्वीर के साथ हवेली से रुखसत हुई तो फिजा एकदम हल्की हो गई। बीजी ने कुलसुम बेगम के साथ मिलकर रिदा और हाशिम का सदका उतारा। हवेली को चुरागों से सजाया गया जिससे बरसों बाद यहाँ ईद आई हो। हाशिम ने बीजी से कहा कि बीजी मैं चाहता हूँ कि मैं और रिदा अपनी मर्जी से दोबारा अल्लाह के हजूर ऐद करें ताकि हमारे दरमियान जो जबरदस्ती का दाग था वो हमेशा के लिए धुल जाए। बीजी की खुशी का ठिकाना न था। एक हफ्ते बाद हवेली के लॉन में खूबसूरत महफिल सजाई गई।
रिदा ने सफेद और चांदी के काम वाला लिबास पहना था और किसी परी से कम नहीं लग रही थी। हाशिम ने उसका हाथ थामकर मौलवी साहब के सामने दोबारा कबूले कहा तो रिदा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। निकाह के बाद जब दोनों हवेली की बालकनी में खड़े थे, हाशिम ने रिदा की तरफ एक छोटा सा मखमली डब्बा बढ़ाया। उसमें वही हार था जो ताजा ने रिदा के लिए बनवाया था। हाशिम ने उसे पहनाते हुए कहा कि रिदा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की, मगर यकीन मानो मेरी हर सख्ती के पीछे तुम्हें खोने का डर था। रिदा ने हाशिम के सीने पर सर रख दिया और धीमे से बोली कि हाशिम, अब मुझे इस डर से निजात मिल गई है। मुझे मालूम है कि मेरा मुहाफिज कितना मजबूत है। हाशिम ने उसका माथा चूमा और कहा कि आज से इस हवेली की हर खुशी तुम्हारी और हर गम मेरा। मैं तुम्हें वो हकूक दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। नफरत की जगह मोहब्बत ने मुकम्मल तौर पर ले ली थी। नीचे सहन में बिलाल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और बीजी तस्वीर पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी। हवेली की सब दीवारें अब गर्मजोशी और कहकों से गूंज रही थी। रिदा ने हाशिम की आंखों में देखा जहाँ कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ बेपनाह प्यार था। उसने महसूस किया कि जबरी बंधन अब रूह के ताल्लुक में बदल चुका था। हाशिम ने उसे बाजू में भर लिया और दूर उफक पर चमकते सितारों की तरफ देखते हुए कहा कि हमारी कहानी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत है, जहाँ कोई आदिल और कोई जोया हमें जुदा नहीं कर पाएगा। हवेली का हर नौकर जाकर खुश था। कुलसूम बेगम ने शुक्राने की नफल पढ़ी कि उनकी बेटी को आखिरकार अपना घर और अपना मान मिल गया था। रात की सियाही में हवेली की रोशन चिराग इस बात की गवाही दे रही थी कि सच्चाई और खालिस मोहब्बत की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ते कितना ही कठिन क्यों ना हो। हाशिम और रिदा एक दूसरे के हो चुके थे और ये तकमील उनकी जिंदगी का सबसे कीमती असासा बन गई थी।